चलिए, जय हिंद दोस्तों। कल हमने मूल अधिकार का लास्ट सेक्शन देखा था। आज हम नीति निदेशक तत्व के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज नीति निदेशक तत्व के बारे में समझेंगे कि नीति निदेशक तत्व क्या होता है। नीति निदेशक तत्व क्या होता है उससे पहले देखिए, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना पड़ेगा या सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये तो बात सही है, क्योंकि जो सूरज की तरह चमकता वह सूरज की तरह तपा भी होगा, तभी वह सूरज की तरह चमक रहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला सेशन में क्वेश्चन देखते हैं। राज्य संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो होता है ये हमारे भाग संविधान के भाग 4 में है और यह अनुच्छेद 36 से 51 में कहा गया है। और इसका जो नीति निदेशक तत्व जो लिया गया है, ये जो संविधान, ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड के संविधान से लाया गया। कहा जाता है नीति निदेशक तत्व होता है क्या? तो नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार के पूरक होता। यह मूल अधिकार के पूरक होता, मूल अधिकार के पूरक होता है। कहा जाता है ये नीति निदेशक तत्व, इसको अंग्रेजी में DPSP भी बोलते हैं। DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कहा जाता है ये DPSP है जो ये भविष्य में मिलने वाला अधिकार है। ये भविष्य में मिलने वाला अधिकार होता है। भविष्य में मिलने वाला अधिकार होता है। यह भविष्य में मिलने वाला अधिकार होता है। यह जो नीति निदेशक तत्व है ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार की इच्छा पर निर्भर करता। और एक बात जानिए इसमें, और एक बात जानिए कि यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यह राज्य पर निर्भर करता है। यह राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है। यह राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कहा जाता है नीति निदेशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के वर्गीकरण में। एक वो है गांधीवादी, नंबर दूसरा में है समाजवादी और तीसरा में है उदारवादी। यह अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी चर्चा किया गया। भाग 4 में इसकी चर्चा है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है भारतीय राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किसके संविधान से? तो अभी बताए थे भाई, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में? तो अभी बताएं भाग 4 में। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो अभी बताएं 36 से 51। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह हमारा है नीति निदेशक तत्व, DPSP में कहा गया यह भारत में जितना भी जो कानून बना रहे हैं, जितना भी संविधान बना रहे हैं, उन सभी का झलक देखने को मिलता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी व्यक्ति थे तो वो अपना समाजवादी कुछ नियम जोड़ेंगे। उसी प्रकार के भीमराव अंबेडकर एक कानून के समझदार थे, वो हमेशा उदारवादी को प्रमोट करते थे, इसलिए उदारवादी को भी यहाँ झलक मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का उद्देश्यों का प्रतिबिंब किससे मिलता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। आगे देखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में से किन प्रकार के सिद्धांत को अंतरित किया गया? कितने प्रकार के सिद्धांत को निर्मित किया गया? तो देखिए, नीति निदेशक तत्व जो कहता है DPSP, इसको नीति निदेशक तत्व को हम शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। इसमें 2 प्रकार की लोकतंत्र, इसमें 2 प्रकार की लोकतंत्र की बात किया गया। नंबर पहला में समाजवादी, दूसरा में आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा किया गया। इसमें 2 प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है नीति निदेशक तत्व। 2 प्रकार की लोकतंत्र और 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। 3 प्रकार की न्याय। पहला में है सामाजिक, नंबर दूसरा में है आर्थिक और तीसरा में है राजनीतिक न्याय की बात करता है। 2 प्रकार की लोकतंत्र और 3 प्रकार की न्याय की बात करता है कौन? हमारे नीति निदेशक तत्व जो भाग 4 में। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत हैं? तो आर्थिक सिद्धांत है,
प्रशासनिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है। ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, चारों सिद्धांत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिएगा, संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अभी बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्यों का लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नंबर तीसरा में देखिएगा, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। अभी बताए थे राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, या गांधीवादी। तो अभी हम बताए थे कि कितने प्रकार की लोकतंत्र की बात करता है, दो प्रकार की लोकतंत्र, दो प्रकार की लोकतंत्र। वो कौन कौन था, समाजवादी और आर्थिक, समाजवादी तथा आर्थिक लोकतंत्र की बात करता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 8 नंबर में पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है। कहा जाता है जब संविधान बन रहा था तो मूल अधिकार के जस्ट भाग 3 के जस्ट भाग 4 में इनको रखा गया था और बोला गया था उस समय बी एन राव जो थे वो बोले थे कि यह भविष्य में मिलने वाला अधिकार है। उसी प्रकार के भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व है। भीमराव अंबेडकर जो बोले थे, BR अम्बेडकर जो बोले थे कि नीति निर्देशक तत्व ये समाज में न्याय और लोकतंत्र की स्थापना करेगी, न्याय और लोकतंत्र की स्थापना करेगी। लेकिन वहीं केटी सा कहे थे कि यह एक चेक की भांति है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करेंगे। अर्थात इसके कहने का मतलब था कि सरकार को जब पैसा होगा तो ये नीति निर्देशक तत्व जो एक मूल अधिकार के तरह है, इसको बाद में सरकार अपने हिसाब से देगी। सरकार के पास पैसा होगा तो ये मूल अधिकार को नागरिकों को प्रदान करेगी। तो ये किसने कहा था, केटी शाह ने। चलिए आगे, BR अम्बेडकर ने क्या कहे थे कि ये न्याय और लोकतंत्र की स्थापना करेगा, न्याय और लोकतंत्र की स्थापना करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत कि संसद ने स्पष्ट कर दिया था कि हम 39A और अनुच्छेद 39A तथा 39B को लागू करने के लिए अनुच्छेद 39 तथा 39 के B को लागू करने के लिए हम अनुच्छेद 13 में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से संशोधन कर सकते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब था कि हम लोगों के अधिक से अधिक लोगों के कल्याण करने के लिए हम कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को हनन कर सकते हैं। तो ये किसमें कहा दिया गया था, 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में क्या हो गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। 10 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता। तो समाजवादी किसमें, नीति निर्देशक तत्व में। कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व में कितने प्रकार की व्यवस्था बनाने की बात करता है, तो 3 प्रकार में। एक होता है सामाजिक, दूसरा होता है राजनीतिक सामाजिक, पहला होता है सामाजिक, दूसरा होता है उदारवादी और तीसरा होता है गांधीवादी। ये हमेशा ये किसके बारे में कहता है, नीति निर्देशक तत्व 3 प्रकार की व्यवस्था बनाने की बात करता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो क्या कहा, भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा करता, तो नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे क्वेश्चन। नहीं ले रहा
देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो हमारे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है भारतीय नीति निर्देशक तत्व 3 प्रकार की व्यवस्था की बात करता है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए, संविधान में कौन सा संशोधन, तो दिख नहीं रहा है। 12 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत है कैसा? बाध्य योग, मौलिक अधिकार या बाध्य योग या नहीं? कहा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक तंत्र, ये बाध्य योग नहीं है। बाध्य योग नहीं है। यह परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मूल अधिकार जो होता था, आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के द्वारा लागू करवा सकते थे, आप उसमें वाद विवाद कर सकते थे, लेकिन इसमें ना तो वाद योग कीजिएगा, ना ही परिवर्तनीय, ना ही इन्फोर्स कर सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग नहीं है। आंसर देखिएगा अगला 13 नंबर देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व की क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व है जो किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा पर। सरकार की इच्छा पर या राज्य पर इच्छा करता है। राज्य की संसाधन पर निर्भर करता है कि राज्य चाहे तो आपको नीति निर्देशक तत्व दे सकता है या भी नहीं दे सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की इच्छा पर, ये तो हो नहीं सकता। स्वतंत्र न्यायपाल का, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, मतलब ये सरकार पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? बताए थे कि मूल अधिकार क्या है? बाध्य योग है, परिवर्तनीय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो बाध्य योग है, ना परिवर्तनीय है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे लागू किया जा सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है, जबकि मूल अधिकार नहीं। इसमें तो ये बात नहीं कहा, मूल अधिकार जो क्या है? बंधनकारी है, सरकार इसे छीन नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर के पार्ट नहीं हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग है, जबकि मूल अधिकार नहीं। ये उल्टा दे दिया। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है? बाध्य योग है। तीसरा देखिएगा, मूल अधिकार बाध्य योग है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। हाँ, आंसर यही सही। मूल अधिकार बाध्य योग है। मूल अधिकार छीनने पर आप वाद विवाद कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे देखिएगा, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइएगा, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है ये भविष्य में मिलने वाला अधिकार के तरह ही है, क्योंकि ये BN राव कह दिए थे कि ये क्या भविष्य में मिलने वाला अधिकार है। अर्थात मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पूरक। 16 नंबर में कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। कहा गया कि राज्य को कल्याणकारी राज्य कौन बनाता है? कौन बनाता था? नीति निर्देशक तत्व। अभी चर्चा किए थे कि राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्य कौन बनाता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में क्रियान्वयन करने के लिए क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, इसमें पूरी तरह से नहीं कहा कि हनन हो सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया था कि ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण करने के लिए हम कुछ लोगों के मूल अधिकार को हनन कर सकते हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए। तो ये आंसर क्या देगा? आंसर कुछ हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है किस में? तो हमारे नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट कर दिया गया है। 39 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया। न्यायपालिका और
कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे। नंबर 51 में कहा गया कि भारत की सरकार या भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करेगी, बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगी। चलिए अगला क्वेश्चन में अगला क्या कहा, समान कार्य के लिए समान, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के बाद अनुच्छेद कितना में, 51 में। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन कहा गया, ये हमारा अनुच्छेद 39 के क में, अनुच्छेद 39 के क में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और जबकि अनुच्छेद 39 के क ये किसमें है, भाग 4 में, ये किसमें कहा गया था, नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आंसर डी। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस में से न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक किया गया। मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका, न्यायपालिका होता है क्या, न्याय देने वाला, कार्यपालिका मतलब होता है काम करने वाला, जैसे पुलिस हुआ और सभी डीएम मजिस्ट्रेट ये सब क्या हुआ, कार्यपालिका। सरकार भी कार्यपालिका के ही रूप में आते हैं। तो हमारे ये क्या है, भारत संविधान को किन भागों में से कहा गया न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक रहना। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में। आगे देखिएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था। तो क्या किस मुख्य कारण था, क्या उद्देश्य था कि नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था। तो राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। आंसर हो गया आंसर ए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याणकारी की संकल्पना की गई है, बताइएगा आंसर। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य को लोक कल्याणकारी संकल्पना की गई है। तो किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी की संकल्पना नीति निर्देशक तत्व भाग कितना में है, 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। आगे देखिएगा संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों के आर्थिक न्याय का संकेत करता है। भारतीय संविधान में कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, कौन सा। कहते न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात करता था, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात करता है, तो सामाजिक और आर्थिक। किसमें बात करता है, नीति निर्देशक तत्व में। तो किसमें कह रहा, नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करता है, किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 24 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 में कह दिया गया। 14 से 22 तक के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये कह दिया गया अनुच्छेद 45 में। आगे देखिएगा गोवध पर निषेध, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया। ये निजी संपत्ति की, ये तो कहा गया अनुच्छेद 31 में, जो कि ये हमारा आंसर का पार्ट है। जबकि ये क्या है, मूल अधिकार था, लेकिन इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। कुछ संबंधित देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकार क्या करेगी, गरीबों की मदद, सरकार की मदद करेगी। अनुच्छेद 42 में कहा गया मनोचित दशायुक्त काम देगी सरकार, मनोचित दशायुक्त काम देगी तथा प्रसूति सहायता प्रदान करेगी, कौन, सरकार। नंबर 43 में कहा गया है, 43 में कहा गया है निर्वाह योग मजदूरी। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर तो हो गया। आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वैज्ञानिक मनोभाव की विकास करना, पोषाहार को स्तर का उठाना, कमजोर श्रेणी को आर्थिक मदद करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को, ये अनुच्छेद 50 में कह दिया गया। ये तो हमारा हो गया, आंसर नहीं होगा। कमजोर श्रेणी में आर्थिक मदद, ये हमारा अनुच्छेद 41 में कह दिया। अनुच्छेद 46 में कहा गया, अनुच्छेद 46 में कहा गया पोषाहार, यह अनुच्छेद 47 में कहा गया। 47 में कहा गया कि सरकार नागरिकों को पोषण युक्त भोजन देगी
और नशीली दवाओं पर क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए। लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव की विकास ये हमारा मूल कर्तव्य में कहा गया, मूल कर्तव्य में कहा गया था। हमारा आंसर का पार्ट क्या हो जाएगा ये। आगे देखिएगा, आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, बताइएगा इसमें क्या है आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, बताइएगा क्या शामिल है। नीति निर्देशक तत्व में शामिल है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है, तो बताइए मूल अधिकार में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये कभी पढ़े हैं, इतना तक पढ़ा था अभी तक तो नहीं। ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व में ही सिर्फ है, नीति निर्देशक तत्व में ही है लेकिन ये मूल अधिकार में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, कब कब समाजवादी माना जाएगा, तो यह ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायतों का गठन की स्थापना करना। देखिए समाजवादी के मतलब हुआ कि समाज पर, समाजवादी का अर्थ होता है कि हम समाज में क्या करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करते। तो ये ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है, ये जो नीचे मतलब निचले स्तर पर जो चुनाव होता है, इसमें गरीब लोगों को क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, जिससे उनका क्या होता है, कल्याण होता है। इसलिए अनुच्छेद समाजवादी अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ये समाजवादी है। उसके बाद कहा जाता है अनुच्छेद 39 के का, क्योंकि ये निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है, तो ये भी क्या है, हमारा समाजवादी है। अनुच्छेद 41 ये भी क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में सरकार क्या करेगा, मदद करेगा, तो ये भी क्या है, 41 भी क्या है, समाजवादी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। आगे देखिएगा, इनमें से निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। गांधीवादी, देखिए गांधी जी हमेशा दो चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, एक तो मजदूर पर ज़्यादा ध्यान देते थे और दूसरा ग्राम पंचायतों का गठन करने पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो देखिए इसमें क्या है सर, देखो गांधीवादी में 3-4 चीज़ आ जाएगा, गांधीवादी मॉडल में आ जाएगा अनुच्छेद 40, अभी कहिएगा अनुच्छेद 40 तो अभी बताए थे कि समाजवादी, तो ये दोनों में आता है। अनुच्छेद 40 में भी आता है, कामगारों की मजदूरी 43 के काम में भी आता है, 41 में भी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्रमिक और बच्चों के संरक्षण, ये हमारा क्या है, सरकार का समाजवादी रूप है, क्योंकि लोगों का संरक्षण करना सरकार का काम। स्वशासन प्रभावी एक लोग के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन करना क्या है, गांधीवादी है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, ये उदारवादी है, उदारवादी है। अनुच्छेद 50, 40, अनुच्छेद 50, 44 तथा 51 ये हमारा क्या है, उदारवादी। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो कहेंगे किसके लिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व है, तो क्या करता है, राज्यों का लोक कल्याणकारी बनाता, तो ये राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये गोवा में लागू है, और अभी 2023 या 24 में लागू किया है उत्तराखंड भी लागू कर दिया, मतलब पास कर दिया विधेयक। आगे देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कहा गया। यह अनुच्छेद निःशुल्क शिक्षा के देने की जो बात कहा गया है, अनुच्छेद 45 में कहा गया, अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 0 से 6 साल के बच्चे के लिए क्या होगा, स्वास्थ्य की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है। और 6 से 14 साल के बच्चों को क्या होगा, शिक्षा का ख्याल कौन रखेगी, सरकार, ये सरकार का कर्तव्य है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कहा गया, तो अनुच्छेद का आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। आगे देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताइए किसमें, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, बाध्य योग नहीं है, मूल अधिकार क्या है, बाध्य योग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल बात ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई थी, अनुच्छेद कुछ कहता
42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत स्पष्ट कर दिया था संसद ने कि हम लोगों के कल्याण के लिए कुछ लोगों का मूल अधिकार हम छीन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया? इसमें कहा गया, देखिए अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि सरकार लोक कल्याण की अभिवृत्ति रखेगा। लोक कल्याण की अभिवृत्ति रखेगी, मतलब सरकार का हर हमेशा लोक कल्याण की अभिवृत्ति रखना, न कि भेदभाव करना। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि सरकार समानता लाने के लिए काम करेगी। सरकार समानता लाने की प्रयास करेगी। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन। तो हमारा क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 38 में। अभी लिखे अनुच्छेद 38 में सरकार लोक कल्याण की अभिवृत्ति रखेगी। हो जाता है तो हमारा अनुच्छेद आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 38। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में कहा? समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि सरकार समानता लाने के लिए काम करेगा। उसी में अनुच्छेद 39 में ए में कहा दिया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, मतलब आप केस लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार आपको क्या देगा? फ्री में वकील देगा। अनुच्छेद 36 में कहा गया भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार और ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 अभी बताए थे। अनुच्छेद 32 क्या? संवैधानिक उपचारों का। अनुच्छेद 48 क्या? सरकार क्या करेगी? अनुच्छेद 48 में कहा गया सरकार कृषि एवं पशुपालन पर ध्यान रखेगी। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? आगे बता दिया। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 46 कहता है विशेष वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 47 कहता है बेसायुक्त भोजन। तो हमारा आंसर क्या होगा? भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 है। 48 के काम में क्या कहता है? सरकार वन एवं वन जीव की रक्षा करेगी। आगे देखिएगा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किया गया? अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया? बता दीजिए आंसर। 46 में आगे बोलिएगा। 45 में शिक्षा। 58 की तो बातें नहीं है। 46 में क्या कहा गया? विशेष आरक्षण की बात। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से? अभी बताएं। अनुच्छेद 51। आगे देखिए 40 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी एवं सुरक्षा की प्रदान की गई? मतलब एक विशेष आरक्षण की क्या कहा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी, मतलब विशेष लोगों के लिए, विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए एक तरह से सरकारी सहायता की बात कहा गया था अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 नहीं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं संबंधी का? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में कहा गया इसमें आरक्षण की बात कहा गया। आरक्षण की बात मतलब विशेष वर्ग के लिए विशेष छूट की बात किया गया। आगे देखिएगा 41 में काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 41 में कहा गया विशेष वर्गों के लिए नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद का अंतर्गत किया गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन 42 नंबर। सूची को 1 सूची को 2 से मिलाइए। बताइए अनुच्छेद 40 का
किससे? ग्राम पंचायतों के गठन से। 41 में काम करने का अधिकार। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। 48 में क्या? कृषि एवं पशुपालन। ये सभी मिलल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। हमारा आंसर क्या होगा? 1। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, बताइए। मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम, ये अनुच्छेद कितना में था? 23 में। तो ये तो मूल अधिकार है, ये तो हमारा शामिल नहीं है। आगे देखिए, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर औषधि का प्रयोजन से विभिन्न उपयोग पर प्रतिषेध, ये सही कहा। नशीली दवाइयों पर प्रतिषेध की बात अनुच्छेद कितना करता? 47 में। तो यहाँ क्या कहा? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो कौन होगा? केवल 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने का कोई उपबंध नहीं है, ये तो गलत है। समान काम के लिए समान वेतन देने की बात 39 के क में कहा गया। महिला पुरुष तथा समान कार्य के लिए भारत के संविधान में। आगे देखिए, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों की परिभाषित नहीं किया गया, ये बात सही है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों की परिभाषित नहीं किया, ओबीसी की बात नहीं किया गया, बल्कि इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया कि पिछड़े लोग, मतलब जो विशेष वर्गों के लिए, मतलब जो विशेष वर्ग के लिए, विशेष वर्ग के लिए जो गरीब, मतलब पीछे है, जैसे SC ST जो पीछे है, बहुत पीछे है, ये भी नहीं कहा SC ST, बस पीछे लोगों के आरक्षण की बात कहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। केवल 1। संविधान के लिए पुरुषों तथा उपबंध नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया। हाँ, ये परिभाषित नहीं किया गया, सही बात है। पिछड़े वर्गों के परिभाषित नहीं किया गया, ऊपर लोगों नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2। आंसर केवल 2। बताइएगा, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए। काम का अधिकार अनुच्छेद 41 कह रहा, मद्य निषेध अनुच्छेद 47 कह रहा, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के क कह रहा, ये सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में कहता है। ये जो क्या है? मूल अधिकार। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये जोड़ दिया गया था। निःशुल्क विधि सहायता, इसमें यह भी जोड़ा गया था। सभी नागरिकों के लिए समान आचरण, ये संविधान के साथ ही मिला था, संविधान के बनते के साथ ही मिला था, अनुच्छेद 44, इसलिए इसमें बाद में जोड़ा नहीं गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। उद्योगों में प्रबंध एवं श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद हमारा सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य कौन बनाता है? कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य होने का कौन बताता है? नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रावधानों पर विचार कीजिए, मतलब कौन इसमें सही है? तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता की सुरक्षित करना, ये हमारा क्या कहा? अनुच्छेद 44 में तो है ही है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, ये भी है ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, ये अनुच्छेद 43 में, ये भी सही है, 43 से कम है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा, ये अनुच्छेद 42 में कहा गया। तो बताइएगा, उपयुक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, तो बताए थे कि गांधी जी हमेशा किस पर ध्यान ज़्यादा देते थे? तो किस पर ध्यान देते थे? बताइएगा, किस पर ज़्यादा ध्यान देते थे? तो वो ग्राम पंचायत को ज़्यादा लागू करवाना चाहते थे। और किस पर ध्यान देते थे? गरीब लोगों के लिए जो मजदूरी वाला काम होता है, वो मजदूरों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। तो मजदूर वाला कौन हो जाएगा? सभी कर्मकारों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन तथा ग्राम पंचायतों का गठन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 और 3।